अगली सुबह रामप्रसाद रोज की तरह सूरज निकलने से पहले उठ गए। उन्होंने आंगन में झाड़ू लगाई, अपनी पत्नी सावित्री की तस्वीर के सामने दीपक जलाया। तस्वीर को देखते हुए उन्होंने धीरे से कहा, सावित्री, आज बहुत बेचैनी हो रही है। पता नहीं क्यों लग रहा है कि आज कुछ अच्छा नहीं होने वाला। इतना कहकर उन्होंने गहरी सांस ली और भगवान का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत कर दी। उधर घर के दूसरे कमरे में अमित, सुमित और दोनों बहुएं आपस में बात कर रहे थे। पूजा ने कहा, अब हमें कोई फैसला लेना ही पड़ेगा। सुमित बोला, लेकिन लोग क्या कहेंगे? पूजा ने जवाब दिया, लोग 2 दिन बातें करेंगे फिर भूल जाएंगे, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा खर्च कैसे चलेगा? छोटी बहू ने भी कहा, हमें बच्चों का भविष्य देखना है। दोनों भाई चुप थे। उनके मन में अपने पिता के लिए प्यार भी था और घर की परेशानियां भी। यही खामोशी धीरे धीरे एक गलत फैसले की तरफ बढ़ रही थी। दोपहर का समय था। रामप्रसाद खेत से लौटे। उनके हाथ में कुछ ताजी सब्जियां थीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटा, आज खेत में अच्छी लौकी हुई है। सोचा बच्चों को बहुत पसंद है, ले आता हूं। लेकिन किसी ने उनकी बात का जवाब नहीं दिया। घर का माहौल बिल्कुल शांत था। रामप्रसाद को लगा शायद सब किसी बात से परेशान है। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? अमित ने नजरें झुका ली। सुमित भी चुप रहा। तभी बड़ी बहू ने तेज आवाज में कहा, पिताजी, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। रामप्रसाद मुस्कुराते हुए चारपाई पर बैठ गए। उन्हें लगा शायद परिवार कहीं घूमने जाने की बात करेगा, लेकिन अगले ही पल पूजा के शब्दों ने उनका दिल चीर दिया। पिताजी, अब आपके लिए अलग रहने का इंतजाम करना पड़ेगा। रामप्रसाद कुछ पल तक समझ ही नहीं पाए। उन्होंने धीरे से पूछा, अलग रहने का मतलब? अमित ने कांपती आवाज में कहा, पिताजी, घर छोटा पड़ रहा है, खर्च भी बहुत बढ़ गया है। रामप्रसाद ने बेटे की आंखों में देखा। उन्हें उम्मीद थी कि अभी वो कहेगा, नहीं पिताजी, मैं मजाक कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुमित बोला, हमने सोचा है कि आपके लिए शहर के वृद्धाश्रम में अच्छी व्यवस्था कर देंगे, वहां आपकी देखभाल भी होगी। ये सुनते ही उनके से आंसू आ गए और उनके सपने बिखर चुके थे। कुछ पल तक पूरा घर खामोश रहा। रामप्रसाद की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में पूछा, क्या मैं सचमुच तुम लोगों पर इतना बड़ा बोझ बन गया हूं? अमित रोना चाहता था, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। सुमित भी सिर झुकाकर खड़ा रहा। तभी पूजा ने फिर कहा, पिताजी, हम आपका बुरा नहीं चाहते। वहां आपकी उम्र के लोग भी रहेंगे, आपको वहां अच्छा लगेगा। यहां तो आपको माँ जी को याद करके उदास रहते हैं, वहां आपको नए दोस्त मिलेंगे। रामप्रसाद हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन वो मुस्कान दर्द से भरी थी। उन्होंने कहा, बेटी, बूढ़े इंसान को अपने बच्चों की आवाज चाहिए होती है, 4 दीवारें नहीं। रामप्रसाद बिना कुछ कहे अपने कमरे में चले गए। उन्होंने पुरानी लकड़ी की अलमारी से सावित्री की एक तस्वीर, एक पुरानी घड़ी, कुछ कपड़े और बच्चों के बचपन की तस्वीरें रखी थीं। उन्होंने एक एक तस्वीर को हाथ लगाया। एक तस्वीर में छोटा अमित उनके कंधों पर बैठा हंस रहा था। दूसरी तस्वीर में सुमित उनकी उंगली पकड़कर चलना सीख रहा था। रामप्रसाद की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तुम दोनों को चलना सिखाया था, शायद यही मेरी सबसे बड़ी खुशी थी, और आज तुमने मुझे ही मेरे घर से दूर भेजने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपना छोटा सा बैग तैयार किया, घर की चौखट पर आए, पीछे मुड़कर पूरे घर को देखा। हर दीवार से यादें जुड़ी थीं। उन्होंने धीरे से चौखट को छुआ और बोले, इस घर को मैंने ईंटों से नहीं, अपने सपनों से बनाया था। भगवान करे ये घर हमेशा आबाद रहे। इतना कहकर रामप्रसाद ने बिना किसी शिकायत के घर से बाहर कदम रख दिया। उन्हें नहीं पता था कि आगे का सफर कितना कठिन होगा, और उन्हें यह भी नहीं पता था कि कुछ ही घंटों बाद
उनकी मुलाकात एक ऐसे अजनबी से होने वाली है जो उनके अपने बेटों से भी बढ़कर उनका साथ निभाएगा। आखिर वह अजनबी कौन था और वह रामप्रसाद की जिंदगी कैसे बदल देगा? जानिए कहानी के अगले भाग में